ये छत्तीसगढ़ का निर्माण न तो किसी धर्म के लिए हो रहा है, न किसी राजनीति के लिए हो रहा है, न किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है, न कुर्सी के लिए हो रहा है, न राजनीतिक दल के लिए हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ उस आदमी के लिए हो रहा है जो जमीन जोतता है। ये छत्तीसगढ़ का निर्माण उस आदमी के लिए हो रहा है जो फसल बोता है। ये छत्तीसगढ़ का निर्माण उस आदमी के लिए हो रहा है जो फसल उगाता है। ये छत्तीसगढ़ का निर्माण उस आदमी के लिए हो रहा है जो फसल काटता है, फिर भी अपने परिवार के लालन पालन से वंचित रह जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस आदमी के श्रम को सम्मान देने के लिए, उसके आर्थिक उत्थान के लिए, उसके समृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को ये पवित्र सदन समर्पित करे उस आदमी को। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं छत्तीसगढ़ की माटी इतनी उर्वरा है कि 5 वर्षों में ही भारत में ऐसी समृद्धिशाली राज्य के रूप में आपके सामने उभरेगा जो सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर होगा, प्रेम का प्रतीक बनेगा। इन्हीं के साथ मैं आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को अस्तित्व में आए 20 बरस हो चुके हैं और ये जो वीडियो आपने देखा ये लोकसभा में उस वक्त का है जबकि छत्तीसगढ़ के निर्माण को अंतिम मंजूरी दी गई, यानी 31 जुलाई, यानी आज का दिन वो तारीख है जबकि 20 बरस पहले आज के दौर में विधानसभा अध्यक्ष और तब सांसद रहे चरणदास महंत ने जैसे भविष्य का खाका खींच दिया था। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। जाहिर है कृषि और किसान इस इलाके की प्रमुख धुरी रहे हैं। बावजूद इसके कि 20 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश ने देखे और सबके दावे रहे कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए काम किए हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं लगता। बीते विधानसभा चुनाव में कई कारण सत्ता परिवर्तन की वजह बने, लेकिन जिस मुद्दे के लिए माना गया इसने 15 बरस की सरकार बदल दी, वो मुद्दा किसानों से जुड़ा ही था। वो मुद्दा था कर्जा माफी और धान बोनस की राशि बढ़ाने का। इस ऐलान ने डॉक्टर रमन सिंह की 15 वर्षीय सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। कर्जा माफी हुई और बोनस को लेकर जब तमाम सवाल जवाब केंद्र से तकरार तक बात गई तो आखिरकार राज्य सरकार ने इस वायदे को नई नीति बनाकर पूरा करने की कोशिश की। धान बोनस में अंतर की राशि 2 किश्तों में किसानों के खाते तक पहुंचाई जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार मानते हैं कि राज्य इस मामले में लगातार काम कर रहा है और योजनाओं की धुरी में किसान और खेत रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार कहते हैं, मुझको लगता है कि पिछले 20 बरस में जब से ये राज्य बना है और दोनों पार्टियों की सरकारें अलग अलग समय के लिए रही हैं, खेत जोतने वाले के लिए, फसल वाले के लिए, इसके लिए तो फिर भी काफी कुछ हुआ है और मैं उसको काफी कुछ को देश से परे एक किसी टापू की तरह छत्तीसगढ़ में कुछ बहुत अधिक इससे हो जाएगा ऐसा भी नहीं मानता मैं। राज्य की अपनी सीमा रहती है और छत्तीसगढ़ में 2 चीजों के लिए, खेत के लिए और खेतीहर मजदूर, सभी तरह के मजदूर, सभी तरह के गरीब, इनके लिए जिस तरह से इस राज्य में किया गया तो 20 वर्षों में बाकी तबकों को तो शिकायत होने की कोई वजह हो सकती है, लेकिन मुझको लगता है कि खेत जोतना, फसल बोना, जिनकी बात महंत जी ने अपने भाषण में की है और बड़ी भावनात्मक बात की है, तो मेरा ये मानना है कि उस तबके के लिए तो इस राज्य में काफी कुछ हुआ। पिछली रमन सिंह की सरकार में भी किया और भूपेश बघेल की सरकार में अधिक आक्रामक तरीके से किया और केंद्र सरकार की बंदिशों के कारण वो एक मुश्त समर्थन मूल्य नहीं दे पाए, तो उन्होंने दाएं बाएं से रास्ता निकाल के उसकी भरपाई की और अपनी बात को पूरा किया। तो मुझको लगता है आज छत्तीसगढ़ का कोई एक तबका अगर सबसे संतुष्ट है तो वो किसान और खेतीहर मजदूर तबका है। किसान को समर्थन मूल्य मिला, उसको बोनस मिला, उसकी कर्ज माफी हुई, ये तीनों चीजों ने मिलके पिछले 18 महीनों में किसानों को यहाँ सबसे सुखी तबका बनाया है। इसके भीतर के थोड़े से विरोधाभास अभी सुलझाना बाकी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में एक सरकार की सीमा रहती है। हालांकि इसके ठीक पहले ये भी याद रखा जाना चाहिए कि बीते विधानसभा चुनाव में किसानों की खुदकुशी के मुद्दे राज्य में अब तीसरे दल के रूप में स्थापित हो चुकी छचकने आंकड़ों के साथ उठाए थे। सवाल उठना लाजमी है कि 20 बरस के छत्तीसगढ़ में क्या किसान आत्मनिर्भर हो गया? आरोप है कि नहीं।
सच का अध्यक्ष अमित जोगी कहते हैं, अभी सरकार कर्जा माफी करके और समर्थन मूल्य बढ़ा के खर्चा तो कर रही है किसानों से, लेकिन कृषि से कुछ वापस भी जो स्टेट को आना चाहिए वो तभी संभव है जब हम समुचित इन्वेस्टमेंट सिंचाई योजनाओं पे करें, फसल चक्र परिवर्तन पे करें और किसानों को जो लोन्स है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का लोन है, आज सेठ साहूकारों के पीछे किसानों को जाना पड़ रहा है, उसकी रिलायंस को कम करते हुए उनको जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उससे उनको लोन दिलाने की व्यवस्था करें। मेरा ये मानना है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने केवल जो आदरणीय अजीत जोगी जी का शपथ पत्र उन्होंने 1.5 साल पहले चुनाव के बनाया था उसकी पूरी की पूरी नकल कर ली है, लेकिन नकल करने में भी अकल की जरूरत है। अब वो फंस चुका है कि उनको 3200 रुपया समर्थन मूल्य देना ही है, बोनस के रूप में दें या समर्थन मूल्य के रूप में दें, वो उनको देना ही है, कर्जा माफी भी उनको करनी ही है, लेकिन ये कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाए, इसके लिए और भी बहुत कुछ किसानों के लिए करना है। उनको अपने पांव पर खड़े करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको मैं कहूंगा कि प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जिसकी ओर सरकार का कभी भी ध्यान नहीं जा रहा है और इसीलिए ये आर्थिक संकट में और डूबती जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी रुपए किलो चावल समेत कई योजनाओं का जिक्र करते हैं। उनकी बातों में सरकार के लिए जो कल थी या जो कल के पहले थी और जो आज है, तीनों के लिए तारीफें हैं, पर एक चेतावनी भी है। वे मानते हैं कि अच्छी घोषणा की सार्थकता उसके क्रियान्वयन में है, वहां चूके तो चुक जाएंगे। मंदी के दौर में छत्तीसगढ़ की ही आर्थिक उन्नति तमाम जो आर्थिक विशेषज्ञ उनके लिए अन्वेषण का विषय रही और वो इस नतीजे में पहुंचे कि जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी है उसने निश्चित रूप से किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया है। ये तो एक सच्चाई है, इस सच्चाई से कौन इंकार करेगा। और इसके साथ में अब गोबर की जो खरीदी हुई है, इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, अगर ये सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती है तो किसानों की स्थिति और बेहतर होगी, इस सच्चाई से इंकार नहीं। लेकिन किसानों का जो दूसरा पक्ष है उस पर भी मैं ध्यान चाहूंगा कि किसानों की उपज का वाजिब दाम मिल जा रहा है, ये तो सुनिश्चित किया गया है, पर किसानों को ठीक उपज उपलब्ध हो सके इसके लिए उन्नत बीज, समय पर खाद, ये भी उपलब्ध कराना उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और उसमें एक बड़े स्तर पर जो खालमेल होता है, हाइब्रिड बीज के नाम पर कुछ भी पकड़ा दिया जाता है, पूरी मेहनत लगा के वो खेत में बोता है, वो बाद में पता चलता है कि उससे अंकुर तक नहीं फूट रहे हैं, उसकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो व्यवहार में हम घटते हुए देखते हैं। अभी भी कई इलाकों से इस प्रकार की बातें आ रही हैं, तो ये तो एक संघर्ष है। तो सत्ता में रहने के दौरान ये संघर्ष चलता है, वो मनुष्य जीवन तो है ही संघर्ष का एक नाम, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन जिस समय छत्तीसगढ़ बना था उस समय किसान की जो स्थिति थी और आज जो किसान की स्थिति है, तो ये स्वीकारने में कौन इंकार कर पाएगा कि पहले से बेहतर हुई है। आखिरकार हमने खुद उस स्वप्नदृष्टा से जानना चाहा कि वे जिस छत्तीसगढ़ के मूलाधार का जिक्र 20 बरस पहले संसद में कर रहे थे, उसे लेकर वे आज खुद क्या मानते हैं कि वो सपना कितना पूरा हुआ। हमने बात की चरणदास महंत से। मैंने जो 20 साल पहले छत्तीसगढ़ के लिए जो सपने देखे थे, जो हमारा छत्तीसगढ़ बन रहा है, अब उसको 20 साल होने जा रहा है। पिछले सालों में किसकी कैसी सरकार रही इसकी आलोचना मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही कहा है अपने भाषण में कि किसी धर्म, जाति, कुर्सी के लिए नहीं बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उसके लिए बन रहा है जो खेत जोतता है, धान बोता है, धान काटता है और अपने बच्चों के लालन पालन करने के लिए जिसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता, दाम नहीं मिल पाता, अवसर नहीं मिल पाते, तो इन्हीं बातों को लेकर मैंने जो परिकल्पना की थी उस जमाने में, मैं सोचता हूँ कि अभी जो सरकार बनी है उसने आते ही जो किसानों के ऋण माफ किए हैं उस दिशा में एक पहला कदम है। धान की जो 2500 रुपए की कीमत दी गई है वो उसका एक उचित कदम है और जो पुरखों की परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए
एक कार्य योजना बनी है नरवा गरवा घुरवा बारी। मैं मानता हूं कि इससे हमारी आर्थिक दशा सुधरेगी और हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को पर्याप्त नहीं तो कम से कम अभी शुरुआत में उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक अवसर मिला है और ये योजना तो बहुत अच्छी है। अब बस उसकी क्रियान्वयन पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि हम कितने बेहतर ढंग से इसका क्रियान्वयन करेंगे और कैसे इसका क्रियान्वयन होता है। अगर ये इसका क्रियान्वयन अगर बेहतर हो सका तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों को वो सब लाभ मिलने लगेगा जो उनके बच्चों के लालन पालन करने के लिए हम लोगों ने जो सपना देखा था, हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था और मेरे भाषण की सार्थकता इससे सिद्ध होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बीते 20 वर्षों में आंकड़ों में सच तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के आंकड़े ही पर्याप्त हैं जो ये साबित कर देंगे कि अब तक कुछ ठोस नहीं हो पाया है। किसान आत्मनिर्भर होता तो कर्ज माफी की जरूरत क्यों पड़ती? कर्ज माफी जिसे लेकर माना जाता है कि सरकार का आर्थिक बजट बिगड़ गया।